किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, अब जो मौसम चल रहा है ये हमारी जो रबी की फसलें हैं उनकी कटाई का मौसम चल रहा है। धीरे धीरे हमारे खेत खाली हो रहे हैं और इसके साथ ही साथ जो फसल अवशेष प्रबंधन है उसकी तरफ भी हमारे किसान भाई ध्यान दे रहे हैं। पिछले कई सालों से हमने देखा है कि खेतों में जो फसल के अवशेष होते हैं उनको या तो जला दिया जाता है या फिर उनको उसी रूप में रहने दिया जाता है, तो उससे कई तरह की व्याधियाँ आती है, कई तरह का नुकसान होता है। फसल अवशेष को जलाने से बेहतर है कि उसका कुछ उपचार किया जाए, उचित प्रबंधन किया जाए। यही हमारा आज का विषय है, फसल अवशेष प्रबंधन। इसके साथ ही साथ आज हम बातचीत करेंगे भंडारण की कुछ उन्नत तकनीक के बारे में। हमारे साथ में है डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार कनौजिया, जो कि वैज्ञानिक है, कृषि विज्ञान केंद्र सेवनिया, जिला सीहोर से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। कनौजिया साहब से हम ये तमाम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सोनी जी नमस्कार, और हमारे किसान भाइयों को भी नमस्कार। कनौजिया साहब, इस समय जो है धीरे धीरे जो है कटाई हो रही है, कई जगह खेत खाली हो चुके हैं और ऐसे में अगली फसल की तैयारी करते हैं हमारे किसान भाई, तो बेहतर जो है फसल बोने के लिए उन्हें जो है खेत की साफ़ सफाई करनी होती है, यानी कि फसल अवशेष प्रबंधन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो आप बताएं कि क्यों ज़रूरी होता है फसलों का अवशेष का जो प्रबंधन है वो। बिल्कुल सोनी जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण ये विषय है हमारी कृषि के लिए, या यूँ कहें हमारे किसानों के लिए, और ना केवल किसानों के लिए बल्कि पूरे समाज, मानव समाज के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हमारी जो फसलें हैं जिनको हम उगाते हैं और उगाने के बाद उसमें हमारा जो दाना है उसको तो हम भंडारण के लिए या हमारे अपने खाद्यान्न के लिए हम रख लेते हैं, और बाकी का जो फसल का बचा हुआ अवशेष है उसमें अधिकांशतः ऐसा देखा गया है कि हम उसको जला देते हैं, हमारे किसान भाई उसमें आग लगा देते हैं। यदि ये लगातार कई वर्षों तक ऐसा किया जाता है तो इसके बहुत ही घातक दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, और यहाँ तक कि खास तौर से जो हम वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं कि दिनों दिन हवा में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारे जब इन फसल अवशेषों को हमारे किसान भाई खेतों में ही जलाते हैं तो हमारी जो भूमि है उसमें जीवाणुओं की जो संख्या है वो जलकर नष्ट हो जाती है। यूँ कहें हम सीधे तौर से कि मृदा में उर्वरक शक्ति काफ़ी तेज़ी से छीड़ हो रही है। परिणाम स्वरूप जब इतना सब होता है कि जब वायुमंडल में हानिकारक गैसेस इसके जलाने के, इसके धुएं से जो निकल के आती हैं उसके दुष्प्रभाव जो है मौसम पर पड़ते हैं। मौसम में तापमान में वृद्धि होती है, और तापमान में थोड़ी सी भी वृद्धि जो होती है तो हमारी भूमि के अंदर का जो जल है, जो पानी है, उसका ह्रास भी बहुत तेज़ी से होता है, जिससे कि जल स्तर भूमि का बहुत तेज़ी से नीचे गिरा। और ये सब चीज़ें वर्तमान में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गई हैं, और ऐसी स्थिति में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि फसलों की कटाई के उपरांत, चाहे वो फसल गेहूं की हो या मतलब हम कहें कि रबी मौसम की हो या हमारे खरीफ मौसम की हो, मुख्य रूप से ये रबी का मौसम चल रहा है सोनी जी। इस समय हमारे किसान भाई गेहूं, चना, मसूर, सरसों, गन्ना लगभग कटाई मतलब खत्म हो चुकी है। ये सारी फसलों की कटाई के काम चल रहे हैं, और इस समय पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम किसानों तक अपने उन मुद्दों को हम जरूर पहुँचाएँ कि अनाज का भंडारण करने के साथ ही साथ जो फसलों के अवशेष खेतों में है उनका प्रभावी तरीके से वो प्रबंधन करें, जिससे कि हम इसके जलाने से या इसके सही तरीके से इसका विघटन ना कराने से जो होने वाले जो नुकसान है वातावरण को हो या मानव स्वास्थ्य पर जो इसके दुष्परिणाम है उनको हम बचा सकें। बिल्कुल, डॉक्टर कनौजिया साहब ने जो बातें बताई है बहुत काम की है, क्योंकि जो दुष्परिणाम हो रहे हैं वो एक दिन में नहीं दिखाई देते हैं बल्कि धीरे धीरे दिखाई देते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब हम खेत में जो फसल अवशेष है उनको जलाने के लिए आग लगाते हैं तो कभी कभी आगजनी की बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है। कई बार हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, कई बार जो है इस तरह की घटनाएं हुई है। डॉक्टर साहब, हमने इसके दुष्परिणाम की बात की है, अब हम कुछ विकल्प की बात करते हैं। यदि फसल अवशेष प्रबंधन करना है तो वो कौन सा तरीका बेहतर होगा? हाँ देखिए सुनी जी, मैं यहाँ पर बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा कि
फसलों का जो अवशेष है, जी। अनाज के बाद जो दाना है उसको तो हम हमारे खाद्यान्न के लिए रखते हैं। बाकी जो फसल का अवशेष है मुख्य रूप से अगर हम देखें तो हमारे पशुओं के लिए वो आहार है। यदि हम चाहे वो हम गेहूं में बात करें या हम धान के अवशेष का बात करें, और मुख्य रूप से हमारे देश के अंदर इन दोनों फसलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लगभग 25% जो टोटल हमारा फसलों का अवशेष है उसमें 25% जो भूमिका है वो धान और गेहूं की है। और धान और गेहूं के ही जो फसल अवशेष है इनमें आग लगाकर कई तरीके से क्षति आज पहुंचाई जा रही है। यहाँ तक कि पराली ना जलाने पर या गेहूं की नरवई ना मतलब जिन किसानों के द्वारा जला दी जाती है उन पर कानूनी प्रावधान भी आज अधिरोपित है। लेकिन उसके उपरांत भी देखने में आता है कि ये बहुत आसान होता है, किसान अपने खेत को साफ करने के लिए नरवई में वो आग लगा देता है। इससे पशुओं के लिए जो आहार है उसमें कमी आ रही है और धीरे धीरे स्थिति ये हो रही है कि हम अच्छा पशुपालन भी करने से वंचित रह जा रहे हैं। या ग्रामीण परिवेश में हम देखें कि कई बार ये समस्या की बात आ जाती है कि हमारे जानवरों के लिए अब चूंकि चारा नहीं है जी। इसलिए हम पशु पालन नहीं कर पा रहे। ये एक बहुत ही एक चक्र है हमारी कृषि जो है। अगर हम इसको मुख्य रूप से देखें कि फसलें हम उगाते हैं, फसलों की जो खाने वाला भाग है वो हम हमारे लिए रख लेते हैं और जो शेष अवशेष है उसमें अधिकांश हिस्सा जो है, चाहे फसलों के अवशेष में अगर हम देखें तो फसलों की जो नरवई है फसल अवशेष है। दूसरा एक अवशेष ये है कि खेतों में हमारे खरपतवार होते हैं, उनको भी हम निकालते हैं, वो भी एक अवशेष के रूप में हम उनकी गणना करते हैं। तीसरा एक अवशेष है कि पशुओं को जो हम चारा खिलाते हैं उसके बाद जो गोबर निकलता वो भी एक कृषि का ही अवशेष है। तो ये इनका अगर हम उचित प्रबंधन कर लेते हैं तो एक तो वायुमंडल में जो हम दूषित वायुमंडल को जो हम दूषित कर रहे हैं या मानव स्वास्थ्य को जो हम प्रभावित कर रहे हैं, खास तौर से जब हम इसमें इन सब में आग लगाते हैं सोनी जी, तो मानव की सेहत पर बहुत गंभीर परिणाम इसके आते हैं। और खास तौर से धुएं से अस्थमा जैसी बीमारियां, घातक बीमारियां मनुष्यों में होने की संभावनाएं हैं। और आपने भी देखा होगा, हमारे बहुत सारे किसान भाई भी आज के टाइम में ये देख रहे होंगे कि टीवी चैनल्स पर हवा में कितना प्रदूषण हो गया है। दिल्ली जैसे शहरों में जो बड़े बड़े हमारे महानगर हैं, आज उनमें ये नापा जाता है, प्रतिदिन की खबरें आती हैं कि आज दिल्ली की हवा में इतना प्रदूषण रहा, आज कानपुर की हवा में इतना प्रदूषण रहा। ये जो परिणाम दिख रहे हैं ये हमारे जो फसल अवशेषों में जो आग लगाई जाती है, और ये प्रदूषण खासतौर से हवा में तब ज्यादा बढ़ता है जब हम धान के बाद पराली में आग लगाते हैं और गेहूं की फसल के बाद में नरवई में आग लगाते हैं। अब बात ये आती है कि इसका प्रबंधन कैसे करें। वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार की विधियां, कृषि यंत्र इस तरीके से इजाद किए हैं कि इनका बहुत ही आसानी से प्रबंधन किया जा सकता है। सबसे पहली जो बात है, इसकी जो हमारी विधियां हैं इनको यदि हम अपनाते हैं तो आसानी से हम फसलों के जो अवशेष हैं उनका प्रबंधन करके एक तो हम उनको सीधे तौर से मिट्टी में मिला सकते हैं, जिनमें कि हम हमारे कृषि यंत्रों का उपयोग करते हैं, जिनमें खास तौर से रोटावेटर हमारे किसान भाई जानते हैं कि, और हमारे कई किसानों के पास में उपलब्ध भी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है सोनी जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जरूर मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे इस कार्य को करने वाले यंत्र हैं वो अमूमन उनकी कीमतें ज़्यादा होती है बाजार में। तो जो हमारा छोटा किसान है वो उन यंत्रों को क्रय नहीं कर पाता है। मल्चर के रूप में देखें, बुश सेडर के रूप में देखें, या आजकल हम एक बात ये कहते हैं कि पराली या नरवई में बेलर का उपयोग करते हैं। मतलब जो हमारा खेत में पड़ा हुआ फसल अवशेष है उसको हम एक हमारी मशीन है उस जिसको चला के हम बेल्स मतलब गट्ठे उसको बना लेते हैं और उन गट्ठों से ब्रिकेट्स बनाने का मतलब फिर ईंधन जलाने के लिए हम उसका उपयोग कर लेते हैं। तो हमारे पास विकल्प एक तरीके से देखें कि कैसे निपटान हम खेतों में ही इन फसल अवशेषों का कर सकते हैं। दूसरा, गेहूं की अगर हम नरवई की बात करें तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूंगा कि बिल्कुल भूसे की, वैसे भी हमारे पूरे देश में पशुओं के चारे के रूप में अगर हम बात करें तो भूसे की कमी हर वर्ष होती है। और पिछले वर्ष का ही अगर हम उदाहरण ले लें, सारे किसान भाई हमारे जानते हैं कि पिछले वर्ष गेहूं के भूसे की कीमत 12 से 14 रुपए प्रति किलो के भाव से गेहूं का भूसा बिका है। अब ये आप देखिए
कि आप बड़ी मेहनत से अपनी फसल उगाते हैं और इतनी कीमत की चीज में आप आग लगा देते हैं, स्वाभाविक है कि फसल से होने वाला जो वास्तविक आपका लाभ है वो कम होता है। और दूसरे रूप में देखें कि और अपने खेत की उर्वरा शक्ति भी आप नष्ट करते हैं। बिल्कुल। तो गेहूं की कटाई स्वाभाविक है कि किसानों की एक बात होती है कि फसल उन्हें जल्दी से काटनी होती है, अगली फसल उन्हें यदि लगानी है तो और भी उनमें उनको शीघ्रता रहती है। कंबाइन मशीन के माध्यम से फसल की कटाई होती है और उसके उपरांत हमारे किसान भाई सीधे आग लगाने का काम सर करते हैं। आजकल जैसे कटाई की आपने बात की है, तो क्या एक साथ कटाई और साथ में भूसा बनने का सिस्टम शुरू नहीं हुआ है हाँ, क्या? बिल्कुल सोनी जी, मैं वही कह रहा था कि आप बेशक कंबाइन मशीन आपको चलानी है, कंबाइन मशीन से आप गेहूं की कटाई कर लिए, उसके बाद जो पीछे से नरवई बचती है तो इसके लिए एक्स्ट्रा रिपर यंत्र आता है जो ट्रैक्टर चलित होता है। ट्रैक्टर से एक्स्ट्रा रिपर चला के आप उस बची हुई नरवई से आप भूसा बना लें। भूसे का यदि आपके पास पशु नहीं है तो उसका आप भंडारण कर लें, या उसी समय उस भूसे को बेच दें, या उसका आप भंडारण कर लें। अन्यथा गायों की हम बात करते हैं, स्थान स्थान पर गौशालाएं इस समय हमारे प्रदेश में पंचायतों में स्थापित की गई हैं। वहां पर गौ माता का संरक्षण संवर्धन किया जा रहा है। एक बहुत अच्छा कार्य हमारे किसान भाई जो खासतौर से बड़े किसान भाई हैं उस भूसे को ले जाके अपनी गौशालाओं में भी वो दान दे सकते हैं, एक सामाजिक कार्य कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में खेतों में आग लगा के नरवई का निपटान नहीं करना है। बिल्कुल। डॉक्टर कन्नौजिया साहब बता रहे हैं कि खेतों में आपको नरवई में आग लगाकर अवशेष प्रबंधन नहीं करना है, बल्कि उसका भूसा बनाकर उसका सदुपयोग करना है। किसान भाइयों, हमारी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद पुनः हम हाजिर हैं। किसान भाइयों, हम चर्चा कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन की, साथ ही साथ अब हम चर्चा करेंगे भंडारण की। कन्नौजिया साहब, फसल अवशेष प्रबंधन में आपने जो 2-3 विधियाँ बताई है, काफ़ी कुछ प्रचलित भी है। हमारे किसान भाई जो अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। फसल अवशेष के बाद में हम थोड़ा सा भंडारण की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब जो है फसलें कट चुकी है और धीरे धीरे फसलें खलिहान से जो है घर की ओर या भंडार गृह की तरफ पहुंच रही है। तो सबसे पहली जो सावधानी है वो क्या होगी? देखिए सोनी जी, बिल्कुल सही बात है। रबी मौसम की जो भी हमारी फसलें हैं वो मुख्य रूप से हमारा खाद्यान्न होती है जी। और गेहूँ हमारे पूरे प्रदेश और या हम देश की बात करें, ये खाद्यान्न की प्रमुख फसल है। और गेहूं के साथ साथ जो हमारी दलहनी फसलें हैं, जिसमें कि अरहर अभी कट के तैयार हुई है, चना, मसूर, मटर, मतलब हम दलहनी फसलों की अगर बात करें, जो दाल जिनसे हम बना के खाते हैं, उन फसलों की कटाई का काम भी अभी हमारा चल रहा है। और दूसरी जो तेल की बहुत महत्वपूर्ण फसल है, जो सरसों है, उसकी कटाई का काम अभी पूर्ण हुआ है। अब ये फसलें जो कटाई होके हमारे घरों में आ रही हैं, तो भंडारण सुनी जी 2 प्रकार से होता है। जी। एक वो भंडारण है कि जो हम हमारे घरेलू स्तर पर हमारे किसान भाई या उपभोक्ता, हम कहें शहरी लोग भी अपने खाद्यान्न की साल भर का गेहूँ
दालें, ऐसी खाद्यान्न सामग्री को वो भंडारित करते हैं। और ग्रामीण परिवेश में तो बेशक वो करते ही करते हैं, दालों का भंडारण, गेहूं का भंडारण खाने के उपयोग के लिए भी, और उचित समय का इंतजार भी हमारे किसान भाई करते हैं, और अपने उनके जो घरेलू स्तर के जो भंडारण कक्ष है उनमें ही अनाज का भंडारण कर देते हैं। दूसरा जो हमारा भंडारण का तरीका है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम कहते हैं कि जो वेयर हाउसेस हैं, हाँ। जिसमें सरकार ने अपने वेयर हाउसेस बनाए हुए हैं, या जो हमारे अब सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र में भी हमारे किसानों को भी प्रोत्साहित किया है कुछ सब्सिडी देके कि उनके द्वारा भी वेयर हाउसेस बनाए जा रहे हैं जहां पर हमारे अनाजों का भंडारण होता है। तो सबसे पहली बात है, अगर हम घरेलू स्तर पर जो भंडारण है उसी में सबसे बड़ी समस्या होती है। और देखने में ये आता है कि अगर हम दुनिया की रिपोर्ट्स को उठा के देखें, एक रिपोर्ट है सोनी जी विश्व स्वास्थ्य संगठन का, वो ये कहता है कि साल भर में हमारे पूरे विश्व में इतना अनाज व्यर्थ हो जाता है या खराब हो जाता है, भंडारण में मतलब खराब होता है, जिससे कि 25 करोड़ से 30 करोड़ की आबादी को भोजन कराया जा सकता है। ये बहुत बड़ी फिगर है। और इसका जो प्रमुख कारण है वो ये है कि हमारे किसान भाइयों को अपने स्थानीय स्तर पर भंडारण की महत्वपूर्ण जो मुख्य खासतौर से बिंदु है उनका ज्ञान नहीं होता, अनुभव नहीं होता, जिसके चलते ये समस्या किसानों के साथ में आती है। तो सबसे पहला जो बिंदु है कि भंडारण करने से पहले हमें क्या करना है भंडारण कक्ष में। तो सबसे पहले तो बात यह है कि हम अपने भंडारण कक्ष की साफ सफाई ऐसी कर लें कि जो पिछले साल हमने फसल रखी है उसका कोई भी अंश उस भंडारण कक्ष में ना रहे, उसकी पूरी साफ सफाई कर दें। हो सके तो हम उसका फ्यूमिगेशन की बात करते हैं, उस काम को भी हम वहाँ पूरा कर दें। हमारा भंडारण कक्ष अगर कहीं पर उसमें क्रैक्स आए हैं, दीवार में कहीं छिद्र हुए हैं, उनकी हम भराई का काम कर दें और खुली मतलब उसमें हम खोल दें उसको कि जिससे एक बार स्टेरिलाइजेशन की हम बात करते हैं वो पूरी तरीके से आ जाए। अगर संभव है धूप वाली स्थान पर है तो उसमें हम भंडारण कक्ष में धूप भी जाने दें। जी, तो डॉक्टर कनौजिया साहब, आप यहाँ पर आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सोनी जी, और सभी किसान भाइयों को भी धन्यवाद। और किसान भाइयों, आज की बातचीत से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आप कोशिश यही करें कि फसलों का अवशेष प्रबंधन जो है, जो तरीके बताए हैं उनके अनुसार ही करें। साथ ही साथ भंडारण में भी जो ज़रूरी सावधानियाँ वो ज़रूर बरतें। और इस समय क्या कुछ खेती किसानी में नया घट रहा है, उसका समय हो चुका है। तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाई बहनों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। कृषि ऋण ब्याज में राहत, विदेशों में जाएगा एमपी का गेहूं, खेती को मिले पानी, ड्रिप सिंचाई के फायदे, सब्जियों को चूर्निल असीता कीट से बचाएं। और अब खबरें विस्तार से। कृषि और किसान कल्याण पर संसदीय सलाहकार समिति की एक बैठक विगत 23 मार्च को हुई। समिति ने बेहतरी और बेहतर कार्यान्वयन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों को केसीसी परिपूर्णता करने के लिए एक अभियान चला रही है ताकि बचे हुए सभी पीएम किसान लाभार्थियों को शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि लघु अवधि के ऋणों के लिए 3 लाख रुपए तक के सभी प्रशासनिक शुल्क को माफ कर दिया गया है ताकि ब्याज दर में राहत के माध्यम से अधिक किसान सस्ती दर पर ऋण प्राप्त कर सके। कृषि मंत्री ने समिति के सदस्यों को यह भी बताया कि केसीसी के लिए फॉर्म को सरल बना दिया गया है और बैंकों को पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर केसीसी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न गोदामों में पिछले 2 साल से जमा 45 लाख टन गेहूं मध्य प्रदेश सरकार शीघ्र ही निर्यात करने जा रही है। इस आशय का फैसला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत दिनों गेहूं खरीदी की समीक्षा के दौरान एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया। मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्णय लिया कि प्रदेश का जो गेहूं दूसरे देशों को निर्यात किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने फैसला किया है कि गेहूं निर्यातकों को हर संभव सुविधा दी जाएगी। प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं भी गेहूं खरीद कर सकेगा। मंडी में ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया के रहते निर्यातक किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करवाकर गेहूं खरीद सकते हैं। गेहूं की गुणवत्ता और प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियों में संसाधन प्रयोगशाला की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। निर्यातक को गेहूं की ग्रेडिंग में जो खर्च आएगा उसे राज्य सरकार वहन करेगी।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रदेश में हर किसान को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। नहर के पानी का सिंचाई के लिए लाभ अंतिम छोर के किसान को भी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने तवा डैम के पानी को नहर में समारोह पूर्वक छोड़े जाने के लिए आयोजित तवा महोत्सव में अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर उपस्थित जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। नर्मदापुरम के तवा नगर में आयोजित तवा महोत्सव में तवा डैम की बाईं तट नहर से ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल की सिंचाई के लिए पानी छोड़ा गया। जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इसे शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। ड्रिप सिंचाई प्रणाली में सबसे बड़ा फायदा पानी की बचत का होता है, जिससे अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचित किया जा सके। इसमें लगभग 80% पानी की बचत होती है। पूरे खेत में एक समान पानी का वितरण होता है। खेती करने के सभी तरीकों में ड्रिप सिंचाई प्रणाली का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सभी प्रकार की मृदाओं में सिंचाई का सफलतम तंत्र है, क्योंकि यह सीमित क्षेत्र को गीला करता है। इसलिए फसल में खरपतवारों का प्रकोप बहुत कम होता है। उर्वरक एवं पोषक तत्वों का नुकसान बहुत कम होता है, जिससे उनकी उपयोग दक्षता बढ़ जाती है। मिट्टी का कटाव नहीं होता है। असमतल खेत में ड्रिप सिंचाई प्रणाली का प्रयोग बहुत ही प्रभावी तरीके से होता है। इसमें फसल एवं पत्तियां नहीं भीगती हैं, जिससे फसल में बीमारियों के प्रकोप की संभावना कम हो जाती है। ड्रिप के माध्यम से फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों के कम से कम क्षति पहुंचाने हेतु फर्टिगेशन इकाई के साथ खाद को दिया जा सकता है। चूर्निल असिता बीमारी से ग्रस्त कद्दू वर्गीय सब्जियों के पौधों पर सफेद चूर्निल धब्बे दिखाई देते हैं तथा अधिक प्रकोप की स्थिति में पत्तियां गिर जाती हैं और पौधा मुरझा जाता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पत्तियों को काटकर पौधों से अलग कर देना चाहिए। इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर एजोक्सिस्ट्रोबिन डाइफेनोकोनाजोल की 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। तो किसान भाई बहनों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।